नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं भारतीय भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत एक सामान्य परिचय से जुड़े कुछ प्रश्न। जी, और ये ऐसे सवाल हैं जो लगभग सभी तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी हैं। बिल्कुल। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दीव स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में? तो इसका सही उत्तर है खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। अच्छा, इसके बारे में कुछ और बताइए। जी, दीव जो है वो गुजरात तट के पास खंभात की खाड़ी, जिसे गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहा जाता है, के मुहाने पर है। ये एक द्वीप है। और एक दिलचस्प बात यह है कि 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव का विलय दादरा और नगर हवेली के साथ कर दिया गया। ओह, तो अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है? बिल्कुल। और ये जो खंभात की खाड़ी है, ये अरब सागर का ही एक हिस्सा है। नर्मदा और तापी जैसी बड़ी नदियां यहीं आकर मिलती हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? जी, न्यूमूर, लक्षद्वीप, गंगासागर या रामेश्वरम? इसका सही जवाब है रामेश्वरम। रामेश्वरम। इसके बारे में तो सबने सुना है। हाँ, पर इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत खास है। रामेश्वरम को पंबन द्वीप भी कहते हैं। ये भारत के तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। और ये मुख्य भूमि से कैसे जुड़ा है? ये प्रसिद्ध पंबन ब्रिज के जरिए भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। और यही वो जगह है जहां से एडम ब्रिज यानी राम सेतु की शुरुआत होती है, जो श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाती है। अच्छा। तो एक तरह से ये पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब द्वीपों की बात हो रही है तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? ये एक अच्छा सवाल है। 17, 27, 36 या 47? इसका सही उत्तर है 36। 36 द्वीप। जी, लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप और द्वीपिकाएं हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से केवल 10 या 11 पर ही आबादी है। अच्छा। हाँ, और इसकी राजधानी कवरत्ती है। यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट है और सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा। और इन द्वीपों की खासियत क्या है? ये सभी प्रवाल द्वीप हैं, मतलब कोरल आइलैंड्स, जो छोटे समुद्री जीवों के कंकालों से बने हैं। और यहाँ मलयालम भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। ठीक है, अब मरुस्थल की तरफ चलते हैं। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? जी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? इसका उत्तर ज्यादातर लोगों को पता होगा। ये राजस्थान में है। हाँ, पर क्या ये सिर्फ राजस्थान में ही है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 60%, पश्चिमी राजस्थान में है, लेकिन ये गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों तक भी फैला हुआ है। और भारत के बाहर भी? बिल्कुल। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये नौसेना का युद्धक जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र या अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र? इसका सही जवाब है चौथा विकल्प, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। दक्षिण गंगोत्री, तो ये भारत का अंटार्कटिका में पहला बेस था? एकदम सही। इसकी स्थापना 1983-84 में हुई थी, लेकिन अब ये चालू नहीं है, बर्फ में दब गया है। अब ये सिर्फ एक सप्लाई बेस की तरह काम करता है। तो क्या अभी हमारे वहाँ कोई और स्टेशन है? जी हाँ, भारत के 2 और स्टेशंस अभी अंटार्कटिका में काम कर रहे हैं। एक है मैत्री, जो 1989 में बना था, और दूसरा है भारती, जो 2012 से काम कर रहा है। अच्छा। ये सब अंटार्कटिक संधि के तहत होता है, जो ये सुनिश्चित करती है कि इस महाद्वीप का उपयोग केवल शांतिपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए ही हो। बहुत खूब। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह लद्दाख, कारगिल या सियाचिन? इसका सही उत्तर है सियाचिन। सियाचिन। इसे सफेद पानी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लेशियर साल भर बर्फ की एक मोटी सफेद चादर से ढका रहता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। हाँ, ये तो हम जानते हैं। इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये उस जगह पर है जहां भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाएं लगभग मिलती हैं। पर इस पर भारत का नियंत्रण कैसे हुआ? 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, और तब से ये हमारे नियंत्रण में है। और एक और बात, नुब्रा नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, अब बात करते हैं जुड़वा नगरों की। हैदराबाद का जुड़वा नगर है जी, निजामाबाद, सिकंदराबाद,
आसिफाबाद या आदिलाबाद? हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। इन दोनों को क्या चीज अलग करती है? इन दोनों शहरों को खूबसूरत हुसैन सागर झील अलग करती है, लेकिन अब तो ये एक ही महानगर का हिस्सा लगते हैं। इनका इतिहास भी अलग है क्या? हाँ बिल्कुल। हैदराबाद की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी और ये निजामों की राजधानी रही। वहीं सिकंदराबाद को अंग्रेजों ने एक छावनी के रूप में बसाया था। अच्छा, इसी तरह एक और सवाल है। हाँ। कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम, अलवाय, अलेपी या कोट्टयम? कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम? जी। असल में आज के समय में कोच्चि शहर का जो मुख्य कमर्शियल या व्यावसायिक केंद्र है वो एर्नाकुलम ही है। तो कोच्चि क्या है फिर? कोच्चि एक ऐतिहासिक बंदरगाह वाला इलाका है जिसे फोर्ट कोच्चि भी कहते हैं। दोनों मिलकर एक बड़ा शहरी क्षेत्र बनाते हैं जिसे कोच्चि मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाता है। केरल का आर्थिक केंद्र यही है। समझ गया। अब एक सीमा से जुड़ा सवाल। जम्मू कश्मीर राज्य का वो हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? गिलगिट क्षेत्र, शोमोनारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र या अक्साई चीन? ये कहलाता है अक्साई चीन। अक्साई चीन। जी। ये इलाका 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से चीन के अवैध कब्जे में है। ये भारत के लद्दाख का हिस्सा है। और इसे भारत से क्या अलग करता है? वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC इसे भारतीय प्रशासित लद्दाख से अलग करती है। ये कैसा इलाका है? ये एक बहुत ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान है, एक तरह से नमक का मैदान है। आबादी लगभग न के बराबर है। बिल्कुल। अगला सवाल भी ठंडा रेगिस्तान से ही जुड़ा है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है जी लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन या चंबा? इसका सही उत्तर है लद्दाख। लद्दाख। इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। मतलब ऊंचे पहाड़ मानसून की हवाओं को रोक लेते हैं, जिससे वहां बारिश नहीं होती। कम होती हैं। इसलिए यहाँ वनस्पति भी बहुत कम है और इलाका ठंडा और शुष्क है। बिल्कुल एक रेगिस्तान जैसा, बस ठंडा। अच्छा। यहाँ की संस्कृति तिब्बती बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित है, इसीलिए इसे मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। अब कुछ आंकड़ों पर आते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ओके। 32,57,405 वर्ग किलोमीटर, 32,68,276 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32,87,679 वर्ग किलोमीटर? सही आंकड़ा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इस लिहाज से दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमसे बड़े 6 देश कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। वाह। और ये दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 2.4% है। ठीक है। अगला प्रश्न इतिहास और भूगोल का मिश्रण है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है जुरासिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना या गोंडवाना लैंड? इसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड ये क्या था? देखिए, करोड़ों साल पहले पृथ्वी के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। हाँ। उसे पैंजिया कहते थे। हाँ। फिर वो 2 हिस्सों में टूटा। हाँ। उत्तरी हिस्सा लॉरेशिया और दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड। हाँ। भारत इसी दक्षिणी हिस्से यानी गोंडवाना लैंड का भाग था। तो भारत एशिया का हिस्सा नहीं था? नहीं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। हाँ। भारतीय प्लेट वहां से टूटकर उत्तर की ओर आई और यूरेशियन प्लेट से टकराई। और इसी टक्कर से हिमालय बने? एकदम सही। इसी टक्कर से हिमालय का निर्माण हुआ। कमाल है। अब कर्क रेखा पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? जी। मणिपुर, मिजोरम, झारखंड या त्रिपुरा? इसका सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर। जी। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो मणिपुर मिजोरम के ठीक उत्तर में है। बिल्कुल, इसीलिए वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और एक मजेदार तथ्य ये है कि माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? अगरतला,
गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन? दिए गए विकल्पों में से अगरतला सबसे नजदीक है। अगरतला? जी। वैसे तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर ही स्थित मानी जाती है, लेकिन इन 4 विकल्पों में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के सबसे करीब है। ठीक है, अब कुछ कथन वाले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं? इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। ये सभी सही हैं। जी हाँ, भारत पूरी तरह से भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में है। इसके 4 दूरस्थ बिंदुओं को जोड़ने पर एक चतुष्कोणीय आकृति बनती है। और क्षेत्रफल और जनसंख्या? हाँ, क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है और जनसंख्या में स्रोत के अनुसार दूसरे स्थान पर। हालांकि अब हम पहले पर आ गए। और प्रश्न के हिसाब से ये कथन भी सही माना जाएगा। ठीक है। अब एक असत्य कथन वाला सवाल। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ओके। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। या भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 ऊ से 37 डिग्री 6 ऊ है। इसमें असत्य कथन है तीसरा वाला। भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। तो सही आंकड़ा क्या है? भारत का लगभग 43% हिस्सा मैदानी है, 48% नहीं। बाकी आंकड़े जैसे 29.3% पर्वतीय और 27.7% पठारी लगभग सही हैं। समझिए। एक और असत्य कथन वाला प्रश्न। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। इस मैदान की मिट्टी चरणोजम प्रकार की है। या इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। इसमें जो असत्य कथन है वो है इस मैदान की मिट्टी चरणोजम प्रकार की है। अच्छा, तो यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ जलोढ़ मिट्टी यानी अल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, जिसे हम खादर और बांगर में बांटते हैं। और ये चरणोजम मिट्टी कहाँ मिलती है? चरणोजम मिट्टी दुनिया के स्टेपी क्षेत्रों में मिलती है, जैसे यूक्रेन या रूस में। ये बहुत उपजाऊ होती है, लेकिन भारत के उत्तरी मैदानों में नहीं पाई जाती। ठीक है, अब भारत की भौगोलिक स्थिति पर एक और सवाल। कौन सा कथन सही है? जी। ये विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह उपर्युक्त सभी सही हैं। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी सही हैं। ये सारे कथन सही हैं। जी बिल्कुल। जैसा हमने पहले बात की, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है। इसका मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। और देशांतरीय विस्तार? वो भी सही है। 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच है। ये तीनों तथ्य भारत की स्थिति को सटीक रूप से बताते हैं। चलिए अब राज्यों की सीमाओं पर एक सवाल। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? ये दिलचस्प है। मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से? उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश? जी, 8 राज्य हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और 1 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। वाह, ये तो सच में भारत के केंद्र में है। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? जी। त्रिपुरा, दमन व दीव, लक्षद्वीप या पुडुचेरी? इसमें सही उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा। जी, त्रिपुरा एक पूर्ण राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। इसकी राजधानी अगरतला है। बाकी तीनों दमन व दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब एक सवाल जो अक्सर बदलता रहता है। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है। 25 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश,
25 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश या 24 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश? देखिए, दिए गए विकल्पों के अनुसार उस समय का सही उत्तर था 29 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेश। उस समय का मतलब अब स्थिति अलग है। जी बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। 2019 में जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ तो राज्यों की संख्या 28 हो गई। और केंद्र शासित प्रदेश? और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए। फिर बाद में दमन दीव और दादरा नगर हवेली का विलय हो गया। तो आज की तारीख में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जानकारी अपडेट करना बहुत जरूरी है। एकदम। न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, ब्रिटेन और अर्जेंटीना या इजराइल और सीरिया? इसका सही उत्तर है भारत और बांग्लादेश। अच्छा, पर अब तो इस द्वीप के बारे में ज्यादा सुनने को नहीं मिलता। सही कहा। ये द्वीप 1970 के दशक में बंगाल की खाड़ी में उभरा था और दोनों देशों ने इस पर अपना दावा किया था। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ा और 2010 के आसपास यह द्वीप फिर से पानी में डूब गया। तो प्रकृति ने ही विवाद खत्म कर दिया। एक तरह से, हाँ। अब जनसंख्या और क्षेत्रफल से जुड़ा एक सवाल। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 11%, 14%, 17.5% या 21%? इसका सही जवाब है 17.5%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। मतलब दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन पर दुनिया के 17.5% लोग रहते हैं। बिल्कुल, और यही आंकड़ा भारत में जनसंख्या घनत्व की चुनौती को दिखाता है। ये बताता है कि हमारे संसाधनों पर कितना दबाव है। अब कुछ और कथन वाले प्रश्न। जी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जी। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य स्थलखंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। या भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है। इसमें असत्य कथन है चौथा। क्यों? क्योंकि भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कन्याकुमारी से शुरू होता है। तो फिर ये 6 डिग्री 4 मिनट क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ये पूरे भारत का मतलब द्वीपों को मिलाकर सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। सवाल में मुख्य स्थल खंड पूछा गया है, इसलिए चौथा कथन गलत है। बहुत बारीक अंतर है। अगला सवाल भी असत्य कथन खोजने का है। ओके। भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसमें असत्य कथन है पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। हाँ, ये तो साफ है। जी, पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच है, पाकिस्तान के बीच नहीं। और बाकी कथन सही है। हाँ, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। द्वीपों समेत कुल समुद्री सीमा 7516.5 किलोमीटर है और दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ये सब सही है। ठीक है, अब भारतीय मानक समय पर आते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक याम्योत्तर रेखा है? जी। 87 डिग्री 30 पूर्वी, 84 डिग्री 30 ई, 82 डिग्री 30 ई या 85 डिग्री 30 ई? सही उत्तर है 82 डिग्री 30 ई यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये रेखा कहाँ से गुजरती है? ये रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास नैनी से होकर गुजरती है। इसे ही पूरे देश का मानक समय माना गया है ताकि समय को लेकर कोई भ्रम ना हो। ये कितने राज्यों से होकर जाती है? ये कुल 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अब भारत की अवस्थिति पर एक और सवाल। भारत अवस्थित है। ये विकल्प थोड़े लंबे हैं। अक्षांश 8 डिग्री 4 क द से 37 डिग्री 6 उ तथा देशांश 68 डिग्री 7 प से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य, या अक्षांश
8 डिग्री 4 ऊ से 37 डिग्री 6 ऊ तथा देशांश 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य। इसमें दिशाओं पर ध्यान देना है। भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। अच्छा, तो फिर तीसरा विकल्प यानी अक्षांश 8 डिग्री 4 ऊ से 37 डिग्री 6 ऊ तथा देशांश 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य। बिल्कुल सही, यही भारत की सटीक स्थिति है। हमें हमेशा याद रखना है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। इसी से जुड़ा अगला सवाल है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? जी, उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी या उत्तरी और दक्षिणी? जैसा अभी हमने बात की, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में और प्राइम मेरिडियन के पूर्व में। एकदम सही। अब कुछ राज्यों की सीमाओं पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? ओके, मैप का सवाल है। नागालैंड, म्यांमार, असम या त्रिपुरा? इसका सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती। जी नहीं, मिजोरम की सीमा 3 भारतीय राज्यों से लगती है, मणिपुर, असम और त्रिपुरा, और 2 देशों से, बांग्लादेश और म्यांमार। नागालैंड की सीमा मणिपुर से लगती है, मिजोरम से नहीं। ठीक है, और अब आज का आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? असम, नागालैंड, भूटान या मणिपुर? इसका उत्तर है मणिपुर। मणिपुर। जी, अरुणाचल प्रदेश की सीमा दक्षिण में असम और नागालैंड से लगती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें तो पश्चिम में भूटान, पूर्व में म्यांमार और उत्तर में चीन से लगती है। मणिपुर की सीमा अरुणाचल से नहीं लगती, बीच में नागालैंड आ जाता है। तो आज हमने देखा भारत एक सामान्य परिचय से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। जी, और ये सिर्फ प्रश्नोत्तर नहीं थे, बल्कि इनसे भारत की एक पूरी भौगोलिक तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल। अब श्रोताओं के लिए एक सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आसान सवाल है, उम्मीद है सब सही जवाब देंगे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। नमस्कार।